सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग ड्यूअल नेचर पे चर्चा करेंगे। ड्यूअल नेचर यूँ तो है छोटा टॉपिक, लेकिन मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी स्कोरिंग है। यहाँ पर आपको 12 बोर्ड में 4 नंबर मिलेंगे। 4 मार्क्स का ये टॉपिक है। यूँ अगर आप कंपेयर करें बुक 1 के टॉपिक्स इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिंग करंट से, तो वो टॉपिक्स में 8 मार्क्स के आसपास का वेटेज था, लेकिन क्लासेस भी काफ़ी लगते थे। यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 क्लास में सब कुछ क्लियर हो जाता है और आपको 4 मार्क्स ऐसे ही क्रेडिट हो जाता है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर स्कोर बेटर करना है, भले ही वो बोर्ड हो या कंपटीशन, ये छोटे टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद से आपके पास एटम्स होगा, न्यूक्लियाई होगा, इसी तरह का एक टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होगा। तो चलिए सीधे सीधे अब टॉपिक पे चले आते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओके, इस चैप्टर को 2 पार्ट में बांट कर पढ़ें तो सुविधा होगी, काफ़ी क्लैरिटी भी रहेगी। एक तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और दूसरा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करें, ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन की बात। अगर आप ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन की बात शुरू करेंगे तो सबसे अहम होगा इसमें एक चीज़ पढ़ लेना, और वो है आपका इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन, क्योंकि सारा जो एक्ट है इसी का है। इलेक्ट्रॉन इमिशन पे ही बेस्ड होकर के ये पूरा चैप्टर डिस्कस होता है। चलिए डिस्कशन तो अब शुरू कर ही लिए हैं। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन इमिशन का टाइप होता है थर्मल इमिशन या थर्मो आयनिक इमिशन। थर्मल या थर्मो आयनिक इमिशन में इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए उस पर हीट दिया जाता है, और हीटिंग के बाद इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाता है, जिस एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के मेटल सरफेस से एस्केप कर जाता है, बाहर निकल जाता है। ये इमिशन थर्मल इमिशन या थर्मो आयनिक इमिशन कहलाता है। ओके, दूसरा इमिशन है फील्ड इमिशन, और इसी को हम लोग कोल्ड इमिशन भी कहते हैं। फील्ड इमिशन या कोल्ड इमिशन पहले भी देखा हुआ है। जब आप कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट देखे थे तो वहाँ पर आपको पता चला था कि सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद जब चैम्बर को, कैथोड ट्यूब को इवैक्यूएट किए थे तो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम बाहर नहीं निकल रहा था। जैसे ही उस पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, इलेक्ट्रॉन के स्ट्रीम्स निकलने लगे और वो फोटोग्राफ भी हुआ था। वो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस, वो कुछ और नहीं, वो भी इलेक्ट्रॉन इमिशन का ही टाइप था, और वो क्या था, बेसिकली आपका कोल्ड इमिशन था। तो इस इमिशन में बात हो रही है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अप्लाइंग हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अप्लाइंग हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड फील्ड इमिशन और कोल्ड इमिशन। इसके अलावा भी है एक इमिशन दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन में करते क्या है, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कैरम में कॉइन से कॉइन को स्ट्राइक कर लीजिए। ओके, और कभी कभी कॉइन को बहुत फास्ट अगर हिट करेंगे तो कॉइन जंप करके बोर्ड से बाहर आ जाता है। उसी तरह से अगर एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने के एवज में जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हुआ वो बाहर निकल जाएगा। इसको आप सेकेंडरी इमिशन कह सकते हैं। इन सब इमिशन के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपको है इलेक्ट्रॉन इमिशन में, जो इस चैप्टर का कंटेंट भी है, और इस चैप्टर की पूरी बातें लगभग इसी के इर्द गिर्द घूमेंगी। वो है आपको 4th नंबर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में करना क्या है, ये बेसिकली 2 टर्म से बना है। एक तो फोटो, दूसरा इलेक्ट्रिक, और तीसरा इमिशन। तो यहाँ पर फोटो मतलब होता है लाइट। ओके, फोटो मतलब होता है लाइट। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लाइट से इमिट हो रहा है तो वैसे केस में इस इमिशन को आप
फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कह सकते हैं, जैसा कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं। ओके, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इल्यूमिनेटिंग अ मेटल सरफेस विथ सुटेबल रेडिएशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ओके, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है। और अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म आपको देख लेने होंगे। इम्पॉर्टेंट टर्म की बात अगर करेंगे तो सबसे पहला टर्म जो है वो आपको आता है फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, फोटो इलेक्ट्रॉन। ये फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है? फोटो मतलब मैंने बताया था अभी लाइट, है ना, मतलब लाइट से जो जनरेट हुआ, है ना, लाइट से जो जनरेट हुआ मतलब फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ देखना होगा, दूसरा फोटो करंट, या इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ओके, द इलेक्ट्रिक करंट या करंट सीधे बोलिए, ड्यू टू फ्लो बोल दीजिए, मोशन बोल दीजिए, ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या? तो फोटो करंट। ओके, ये टर्म्स आपको बड़ी फ्रीक्वेंटली जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके सामने आएंगे। ओके, अब इसमें एक तीसरा काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है। ओके, वो है थ्रेशोल्ड, है ना। थ्रेशोल्ड का एक बार डिक्शनरी मीनिंग देख जरूर लीजिएगा। को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ये थ्रेशोल्ड या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? जैसा कि डेफिनेशन में आप देख पा रहे होंगे, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल टेक प्लेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात हुई है। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी उसके एबव होगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। जैसा कि बताया गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में लाइट या रेडिएशन के पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। अगर रेडिएशन जो फॉल कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी जो थ्रेशोल्ड या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है से बिलो होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। ओके, इस फ्रीक्वेंसी को न्यू नोट से डिनोट करते हैं। ओके, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को न्यू नोट से डिनोट करते हैं। ओके, इसके बाद से चौथा इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आएगा, वो है फिर से थ्रेशोल्ड। हाँ, मैंने अभी बोला था कि थ्रेशोल्ड का डिक्शनरी मीनिंग, थ्रेशोल्ड हिंदी में चौखट या दरवाज़ा कहा जाता है। ओके, मालूम है कि किसी को भी बाहर आना जाना है तो दरवाजे या चौखट को लांग करके ही जाना पड़ेगा। तो अब हम थ्रेशोल्ड या कट ऑफ वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। ओके, थ्रेशोल्ड या कट ऑफ वेवलेंथ को लैम्डा नोट से डिनोट किया जाता है। और यहाँ जैसा कि आप डेफिनेशन में देख पा रहे होंगे, इस बार मैक्सिमम वेवलेंथ अबव विच, देखिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच, और यहाँ पर कट ऑफ वेवलेंथ में या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में ये बताया जा रहा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ अबव विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल टेक प्लेस। अब भाई ऐसा क्यों? आप जानते हो कि कभी भी हम लोग अगर फॉर्मूला लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट का तो इसको न्यू इंटू लेमडा लिख सकते हैं। ऐसे सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा बड़ा फेमस इक्वेशन है। ये वेव कैरेक्टर को देख करके हम लोग बात करते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम लेमडा की बात करेंगे तो आपके पास सी बाय न्यू होगा। और अगर हम यहाँ पर न्यू नोट की बात करते हैं, सी तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, वो तो फिक्स हो गया। तो यहाँ पर लेमडा नोट भी लिखना पड़ेगा। अब ऑब्वियस है कि अगर ये मिनिमम है, ओके, जैसा कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में आपने टर्म यूज किया क्या? मिनिमम। तो अगर ये मिनिमम है तो ऑब्वियस है कि वेवलेंथ क्या होगा? मैक्सिमम। डेफिनेशन में इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, इसको लेमडा नोट से डिनोट करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक पांचवा टर्म है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो है आपको वर्क फंक्शन। ओके, वर्क फंक्शन एक नया टर्म बोल सकते हैं, लेकिन
ये उतना भी नया नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। एक्चुअली आपने केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ा होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होता है उसको आप आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अभी अगर एटम जिसकी आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि सोडियम की बात कर रहे हैं, पोटेशियम की बात कर रहे हैं, सीजियम की बात कर रहे हैं, प्लेटिनम की बात कर रहे हैं, किसी भी एटम की बात कर रहे हैं, अगर उसको कलेक्ट करके एक सॉलिड बना लिया जाए, एक ब्लॉक इस तरह का बना लिया जाए, तो ऐसे ब्लॉक के केस में अभी जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे पूरे बॉडी में घूम सकते हैं, पूरे बॉडी में अपना लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अब क्या है, उसके लिए तो फ्री है, लेकिन जैसे ही उनको इसके सरफेस से बाहर निकलना होगा उसके लिए उनको एक मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत होगी, मिनिमम एनर्जी चाहिए। अब हो सकता है ये ब्लॉक सीजियम का हो सकता है ये ब्लॉक पोटेशियम का हो सकता है ये ब्लॉक, ठीक है, प्लेटिनम का हो। तो अगर किसी खास एलिमेंट का ब्लॉक आपने चूज किया तो उस ब्लॉक के अंदर एटम हैं, एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब उस फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन को इस ब्लॉक से बाहर निकालना है, एटम से नहीं, एटम में तो आयनाइजेशन एनर्जी था, ब्लॉक से अगर बाहर निकालना है तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होगा उस मिनिमम एनर्जी को आप वर्क फंक्शन बोलोगे। यानी साफ सी बात है, जो टर्म आप इंडिविजुअल एटम, आइसोलेटेड एटम के लिए यूज कर रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी, वही टर्म जब कलेक्शन ऑफ एटम मतलब सॉलिड बन जाता है तो वैसे केस में बदल करके टर्म हो जाता है वर्क फंक्शन। ओके, तो वर्क फंक्शन को आप यहाँ पर डिनोट करते हो किससे, तो एक लेटर है फाई। ओके, कभी कभी इसको फाई नोट से भी लोग डिनोट करते हैं, लेकिन फाई से डिनोट कर लीजिए। हाँ, अब बिकॉज ये फाई एनर्जी है तो आप इसको H इंटू न्यू लिख सकते हैं, क्योंकि रेडिएशन का एनर्जी H न्यू होता है। और आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सब की बात कर चुके हो, जो भी रेडिएशन पड़ रहा है उसकी एनर्जी H न्यू। ये H न्यू कहाँ से आया, तो ये भी आपको मालूम है 1900 में मैक्स प्लांक ने एक थ्योरी दी थी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, उसके ऊपर यह है। ठीक है, तो जो भी रेडिएशन आ रहा है वो जा करके ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, और ये मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है उसको वर्क फंक्शन बोला, ये H न्यू नॉट होगा। इतना एनर्जी के एबव एनर्जी होगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। इसके बिलो अगर एनर्जी रहा तो उस मेटल से, उस ब्लॉक से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। ओके, अब इसी को देखिए, जैसा कि आपने लिखा है कि न्यू नोट अगर लिखते तो ओ सी बाय लेमडा होता, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, ये दोनों एक्सप्रेशन एक ही हैं, ज़रूरत पड़ने पे हम यूज कर सकते हैं। अभी वर्क फंक्शन के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे, इट इज एक्सप्रेस्ड, इसको एक्सप्रेस किया जाता है ना, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको मालूम होगा कि अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की बात करते हैं तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल के पास होता है। और एक और बात है, इट इज मिनिमम सबसे कम होता है किसके लिए, फॉर सीजियम। ये कितना होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सबसे ज़्यादा इट इज मैक्सिमम होता है, ओके, किसके लिए, फॉर प्लेटिनम। ये प्लेटिनम के लिए कितना होता है, तो 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाद बाकी जितने भी मेटल मिलेंगे उनके लिए एनसीईआरटी में एक टेबल बना करके सीक्वेंस दिया हुआ है। आपको सबके वैल्यू याद हो ना हो, कम से कम सीक्वेंस याद होना जरूर चाहिए। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से हम लोग वाकिफ़ हो गए। अब इसके आगे कुछ ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट और कंटिन्यूएशन रहेगा, तो उसके लिए नेक्स्ट क्लास तक, तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।